विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और विद्यार्थियों, तथ्यों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा मारवाड़ के शक्तिशाली शासक राठौड़ मालदेव के विस्तारवादी अभियान के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से शासक बनने के बाद मालदेव ने अपने शक्तिशाली सरदारों और सामंतों को नियंत्रण में करने की नीति अपनाई। इससे पहले की स्थिति ये थी कि मारवाड़ के सामंत जोधपुर के राजा को केवल अपना वरिष्ठ मानकर उसका सम्मान करते थे। उसकी सहायता करना वे अपना कर्तव्य मानते थे, न कि एक प्रकार की बाध्यता। मालदेव ने इन सरदारों और सामंतों को सबक सिखाने का निश्चय किया और उसने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया कि उनका वजूद तब तक है जब तक कि मालदेव चाहेगा। और अपने इसी अभियान को अंजाम देते हुए मालदेव ने अपने स्वजातीय राठौड़ों पर भी प्रहार करने में कोई कमी नहीं रखी। अपने ही रिश्तेदार मेड़ता के राव वीरम के खिलाफ उसकी जो नीति थी वह इस बात का उदाहरण था। विद्यार्थियों, मालदेव केवल यहीं तक नहीं रुका और अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में अपने प्रभाव को कायम करने के मकसद से उसने अगला अभियान बीकानेर के राठौड़ों पर किया। यद्यपि बीकानेर के राठौड़ उसके अपने स्वजातीय थे, लेकिन इसके बावजूद मालदेव जैसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक ने रिश्तों को कोई तवज्जो नहीं दी और अपने विजय अभियान को और भी आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर विद्यार्थियों, राव मालदेव ने राजस्थान में अपनी सर्वोच्च सत्ता कायम करने की कोशिश की ताकि वह उत्तरी भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका को निभा सके। राठौड़ वीरम का राज्य जीतने के बाद अब उसने बीकानेर की राठौड़ हुकूमत को भी जीतने की कोशिश की। विद्यार्थियों, बीकानेर पर इस समय राव जैतसी का शासन था। यह वही राव जैतसी था जिसने कि मालदेव के पिता राव गांगा को गांगाणी के युद्ध में मदद दी थी और मारवाड़ की राठौड़ हुकूमत के साथ उसके बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन मालदेव जैसे शक्तिशाली और सर्वोच्चता की महत्वाकांक्षा रखने वाले मालदेव को जैतसी की स्वतंत्रता खटकने लगी और उसने बीकानेर राज्य को भी अपने नियंत्रण में लेने का निश्चय किया। 1541-42 में उसने अपने सेनानायक कूपा की अध्यक्षता में एक विशाल सेना बीकानेर की तरफ भेज दी। राव जैतसी ने इस सेना की विशालता को देखते हुए और अपनी कमजोरी को भांपते हुए अपने परिवार को सिरसा नगर में भेजिया सुरक्षित स्थान पर और स्वयं मालदेव की सेना का प्रतिरोध करने के लिए आगे बढ़ा। बीकानेर राज्य में साहबा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध लड़ा गया और जिसमें राव जैतसी अपने बहुत सारे सरदारों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। 3 दिन बाद मालदेव की सेना ने बीकानेर का किला जीत लिया। इस संपूर्ण अभियान की सफलता का श्रेय मालदेव के सेनापति कूपा को जाता है। इस विजय से प्रसन्न होकर डीडवाना झुंझुनू की जागीर के साथ साथ बीकानेर का प्रबंध भी मालदेव ने सेनापति कूपा को सौंप दिया। विद्यार्थियों, यह मालदेव की ताकत का चरमोत्कर्ष था। 1542 तक मालदेव की ताकत अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची थी। उसकी राज्य की सीमाएं उत्तर में बीकानेर और हिसार तक थी। सीमाओं के विस्तार की ये गति पूर्व में बयाना और धौलपुर तक थी, पश्चिम में भाटियों के राज्य और दक्षिण में मेवाड़ की सीमाओं को छूने लगी थी। इतना बड़ा राज्य मालदेव से पहले किसी भी राठौड़ शासक ने कायम नहीं किया और उसके बाद भी किसी भी राठौड़ को इतने बड़े विशाल भूभाग का मालिक होने का गौरव नहीं मिल सका। मालदेव के पिता राव गांगा अपने जिन शत्रुओं और स्वजातीय शक्तिशाली सरदारों को मर्यादित नहीं कर पाए, उनको मालदेव ने जड़ से उखाड़ दिया। मालदेव एक निश्चित नीति को लेकर चलता था और वह नीति थी सर्वोच्चता की स्थापना। अपनी सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए उसने दृढ़ और कठोर आचरण की नीति को अपनाया और इसी नीति को अंगीकार करते हुए उसने मारवाड़ और उसके आसपास के मजबूत दुर्गों मेड़ता, अजमेर, सिवाना, जालोर, नागौर, भादराजून और बीकानेर को अपने अधिकार में ले लिया।
इस संबंध में उसे अपने राठौड़ सरदारों की शक्ति को भी कम करना पड़ा, क्योंकि जोधा द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत राठौड़ सरदार अपने आप को मारवाड़ के राजा से किसी भी दशा में कम नहीं समझते थे, क्योंकि सर्वोच्चता में यकीन रखने वाले मालदेव को यह मंजूर नहीं था। लेकिन मालदेव कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। वह अपने विशाल राज्यों को पूरी तरीके से संगठित नहीं कर पाए। वास्तव में मालदेव एक विजेता तो थे, लेकिन उनमें संगठनात्मक प्रतिभा और कूटनीतिक कुशलता का अभाव था। जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर और मेड़ता के शासकों के साथ दुश्मनी करके उन्होंने अपने सहयोगियों की संख्या कम की और विरोधी बढ़ा दिए। उनके विरोधी गुप्त रूप से उनके खिलाफ अभियान में जुट गए। जैसी का बेटा कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव शेरशाह के दरबार में पहुंच गए और मालदेव के विरुद्ध उसकी मदद पाने में सफल रहे। यही कारण था कि शेरशाह को मारवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका मिला। मालदेव का विशाल राज्य शेरशाह के हमलों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाया और कुछ समय के लिए मालदेव को इधर उधर भटकना पड़ा। आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपको उस तथ्य की तरफ ले चलता हूँ, केंद्रीय राजनीति की तरफ, जब हम ये देखते हैं कि सहसराम से आया हुआ एक छोटा सा सैनिक फरीद खान सूर किस प्रकार से शेरशाह सूरी बन जाता है और मुगल शासक हुमायूं को वह बुरे दिन देखने के लिए मजबूर कर देता है। जिस समय मालदेव अपनी सर्वोच्चता की तरफ अग्रसर हो रहा था, उस समय दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रही थी। चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं की निरंतर पराजय से मुगल साम्राज्य का पतन लगभग हो ही गया था और दिल्ली और आगरा पूरी तरीके से पठानों के पास चली गई थी। शेरशाह केवल दिल्ली के सिंहासन मात्र से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपने शत्रु हुमायूं को भारत से खदेड़ने का निश्चय किया और इस काम के लिए विश्वस्त अधिकारियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना हुमायूं के पीछे लगा दी। पराजित हुमायूं आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। 1541 के आरंभ में वह सिंध के भक्कर नामक जगह पर पहुंचा और सितंबर तक वहीं बना रहा। इस अवधि में शेरशाह ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए पंजाब, सिंध, बंगाल, बिहार, मालवा में सेनाएं भेजी। एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति मालदेव इन बदली हुई परिस्थितियों को परख रहा था। वह ये जानता था कि शेरशाही ताकत चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी हुई है और स्वयं शेरशाह बंगाल की तरफ है। ऐसी स्थिति में दिल्ली और आगरा की रक्षा के लिए अपनी संपूर्ण सेना को इकट्ठा करके दिल्ली आना उसके लिए आसान नहीं होगा। मालदेव के लिए अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने का यह उपयुक्त अवसर था और उसने इन्हीं परिस्थितियों को भागते हुए निर्वासित मुगल सम्राट हुमायूं को निमित्त बनाया और सहायता देने का संदेश भिजवाया। मालदेव के इस निमंत्रण पर मारवाड़ की ख्यातों में विस्तृत जानकारी मिलती है, लेकिन फारसी विवरण ये बताते हैं कि मालदेव ने हुमायूं को 20,000 घुड़सवारों से सहायता देने का संदेश भिजवाया था और यह संदेश जनवरी 1541 में भिजवाया था, जबकि हुमायूं भक्कर में था। 1541 के पहले हुमायूं और मालदेव के मध्य किसी भी प्रकार के संबंध अथवा संपर्क की जानकारी नहीं मिलती है। अतः ये क्वेश्चन उठता है कि उपरोक्त परिस्थितियों में मालदेव ने हुमायूं को सैनिक सहायता देने का आश्वासन क्यों दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके पीछे मालदेव के राजनीतिक स्वार्थ निहित थे और उसका पहला स्वार्थ था अपनी सर्वोच्चता का प्रदर्शन करना। उसका दूसरा स्वार्थ था शेरशाह की बढ़ती हुई ताकत को नियंत्रित करना और वह शेरशाह भी मालदेव की भांति महत्वाकांक्षी था और उसने उत्तरी भारत में एक सर्वोच्च ताकत के रूप में अपने वजूद को बनाया। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ थे और मालदेव और शेरशाह में किसी न किसी दिन युद्ध होना स्वाभाविक था। इसलिए मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का संदेश भिजवाया ताकि वो हुमायूं की भी मदद कर सके और हुमायूं की मदद से शेरशाही संकट को टाल सके, क्योंकि यह तय था कि जब मालदेव महत्वाकांक्षी है और शेरशाह महत्वाकांक्षी है तो युद्ध होना स्वाभाविक था। तो इस संदर्भ में इतिहासकार डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो अपने ग्रंथ शेरशाह एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि कूटनीति की शतरंज में शेरशाह के विरुद्ध
मालदेव एक प्यादे के रूप में हुमायूं का प्रयोग करना चाहता था। मालदेव का सोचना था कि यदि उसकी सहायता से हुमायूं अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लेता है तो शेरशाही संकट भी टल जाएगा और हुमायूं उसका सपोर्टर रहेगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस समय मालदेव ने हुमायूं को संदेश भिजवाया था उस समय हुमायूं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई थी। उसके पास भी एक सेना थी और उसके भाई बंधु भी उसको सहायता देने के लिए तैयार थे। मारवाड़ से सिंध और भक्कर का सीधा रास्ता था, तो ऐसी स्थिति में मालदेव द्वारा हुमायूं को सहायता भिजवाने का संदेश सर्वथा उचित था। लेकिन हुमायूं समय की नज़ाकत को नहीं पहचान पाया और मालदेव के संदेश का लाभ नहीं उठाया। उसने मालदेव के संदेश का उत्तर भी नहीं भिजवाया। वास्तव में हुमायूं दूसरी योजना बना रहा था और ठट्टा के शासक शाह हुसैन की मदद से गुजरात जीतना चाहता था और ये चाहता था कि गुजरात जीतने के बाद वह आगे भी जाएगा। तो इसी उम्मीद में वो सिंध में बड़ा रहा और इसकी स्थिति खराब होती गई। उसकी विलासिता में कमी नहीं आई। उसने इसी दौर में हमीदा बानो से निकाह किया, तो इससे उसके भाई हिंदाल ने उसका साथ छोड़ दिया। हुमायूं का समर्थक यादगार नासिर मिर्जा उसका विरोधी बन गया और धीरे धीरे लोग साथ छोड़कर जाने लगे। भटकते हुए हुमायूं फलोदी परगने में जा पहुंचा और फलोदी से हुमायूं ने अतका खान को अपना दूत बनाकर भिजवाया। लेकिन अब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। मालदेव ने हुमायूं की सेवा में थोड़े से फल भिजवाए, लेकिन सैनिक सहायता का आश्वासन नहीं दिया। उसने हुमायूं को बीकानेर का परगना देने की बात अवश्य कही। हुमायूं के दूत अतका खान ने हुमायूं को वापस आकर कहा कि मालदेव की नीयत ठीक नहीं है और हमें शीघ्र यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। इसके पूर्व मालदेव की सेवा में रहने वाले हुमायूं के भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने भी हुमायूं को संदेश भिजवाया कि आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मालदेव आपको बंदी बनाना चाहता है। तो इस प्रकार की वृतांत मुगल सोर्स से जो मिलते हैं, तो इस प्रकार की सूचनाएं मिलने के बाद हुमायूं ने तुरंत लौटने का निश्चय किया। लेकिन जहाँ एक तरफ मुगल इतिहासकार मालदेव पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे, वहीं दूसरी तरफ हमें दूसरे विवरणों को भी देखने की जरूरत है कि इन विवरणों में कहाँ तक सच्चाई है और उस दौर की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए क्या मालदेव के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया जाए। इन सारे तथ्यों की जानकारी विद्यार्थियों में आपको आगे की कक्षा में दूंगा, पार्ट 4 की में। जय भारत, जय हिंद।